Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today is 26th of September 25 and we are starting a today's lecture on Gap 4 Business और Dynamics और हम पढ़ रहे हैं कंपनी। बेटा कल हमने किया था कंपनी की मुख्तलिफ टाइप्स हमने पहले पढ़ी, ठीक है। हम उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और फिर हमने क्या कॉन्सेप्ट किया तो पब्लिक पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंपनी की टाइप्स हमने मोटी मोटी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए कौन सी हैं जो हमें दी गई है कि ये मकसद मकासद है, ये पर्टिकुलर ये बना दो। इसके लिए हमें दोनों मेथड बताए गए कि अगर तुम्हें प्रॉफिट के लिए कंपनी बनानी है, बिजनेस के लिए बनानी है तो ये 3-4 टाइप्स हैं, और अगर आपने नॉट फॉर बिजनेस बनानी है तो ये टाइप, ठीक है। तो एक ही टाइप बिजनेस के लिए बनानी है उसमें से 3 टाइप से लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है लिमिटेड क्या चीज़ है, लायबिलिटी कि आप जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे आपकी लायबिलिटी उतनी हद तक है, उससे ज़्यादा आपसे पैसे नहीं मांगे जा सकते। चाहे कंपनी डूब गई और लोगों से लोन दिया था वो पूरा नहीं भी दे पा रही कंपनी, तो भी आपसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांगे जा सकते कि आप मालिक थे कि कंपनी डूब गई या खत्म हो गई तो आप दो, ऐसा नहीं हो सकता। कंपनी में आपके पैसे लगे, कंपनी ने अपनी चीज़ें खरीदी थी, वो बेच के उसने लोन देने की कोशिश की, नहीं दे पाई तो उसका लंबा सारा नुकसान किसका होगा, लैंडर्स जिन्होंने पैसे दिए। लिमिटेड बाय शेयर्स में फिर क्या होता है कि आपकी जो लायबिलिटी लिमिटेड है वो किस हद तक लिमिटेड है, कुछ आपने यूनिट खरीदी थी, जब आपने पैसे दिए थे कंपनी को तो आपने एक एज्यूम्ड प्रोडक्ट खरीदा था, उस प्रोडक्ट का नाम था शेयर, ठीक है। आपने कंपनी में हिस्सा खरीदा था, एक शेयर खरीदा था, उसको पैसे दिए थे, तो लिमिटेड बाय शेयर में जितने आपके पास हिस्से थे जिसके आपने पैसे दिए थे वो उतनी ही आपकी लायबिलिटी है, उससे ज़्यादा नहीं। लिमिटेड बाय गारंटी दूसरा कॉन्सेप्ट था कि जहां आपने नॉट फॉर प्रॉफिट काम करना है या कोई ऐसा काम करना है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है या कंपनी कहीं और से पैसे अरेंज करेगी, कोई ऐसा मॉडल है, तो फिर हमने कहा कि आप क्या बना लो लिमिटेड बाय गारंटी कि मैं गारंटी देता हूँ कि आज मैं पैसे नहीं दूंगा। लिमिटेड बाय शेयर में मैं आज पैसे दे रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ और शेयर दे रहा हूँ, तो कंपनी को पैसे मिल रहे हैं। लिमिटेड बाय गारंटी में मैं कोई पैसा नहीं दे रहा, मैं सिर्फ लिख के दे रहा हूँ कि भाई अगर कंपनी डूबती है और या बंद होती है और कंपनी को अपने लेंडर्स को देने के लिए पैसों की जरूरत होती है तो मैं इतने पैसे दूँ, ये गारंटी है। ये पैसे आपने सिर्फ उस वक्त देने हैं जब कंपनी बंद हो जाएगी अगर हुई तो, और उस वक्त भी बंद होने में भी नहीं देने। अगर कंपनी के अपने बहुत से एसेट्स हैं जिन्हें बेच के वो सारे लोन दे रही है वो दे दे, वो आपका ही पैसा है जो कंपनी में लगा है, कंपनी ने कमाया हुआ है, जो मालिकों का पैसा होता है। आपसे सिर्फ उस वक्त मांगे जा सकते हैं जब कंपनी के एसेट खत्म हो जाए और लोगों का पैसा जो लेंडर्स का पैसा अभी भी बाकी हो, फिर कंपनी आपसे कह सकती है कि भाई वो आपने गारंटी दी थी ना 10 लाख की 20 लाख की, अब वो पैसे दे रहे हैं हमें जरूरत, फिर आपने पैसे देने हैं और कंपनी आगे लोगों को देकर अपनी जान छुड़ा दे। तो लिमिटेड बाय गारंटी में आपकी कोई लायबिलिटी है कि मैं दूंगा अगर देने पड़े, लेकिन कब, जब कंपनी बंद हो गई है और फिर कंपनी के अपने एसेट सफिशिएंट नहीं है सारे लोग देने के लिए, तो वो आपसे मांगेगी। अगर कंपनी बंद ही नहीं हो रही तो आपने कुछ नहीं देना। कंपनी बंद हो गई है तो सिर्फ अपने बड़े ह्यूज एसेट है वो बेच के सारे लोग दे रही है तो फिर भी आपने कुछ नहीं देना, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है। और तीसरी थी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में क्या कहता है, लायबिलिटी क्या होती है अनलिमिटेड, जैसे पार्टनरशिप में होती है, तो फिर अनलिमिटेड क्या ऑप्शन क्यों दी गई? सबसे बड़ी अट्रैक्शन तो यही था कि लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, मुझे जिम्मेदारी नहीं होगी। तो उसमें ये है कि आप पार्टनरशिप ही चलाना चाह रहे हैं, आपको पार्टनरशिप पसंद है, 6 बजे चलाते हो और मिलकर अपने हिसाब से चला दो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लायबिलिटी की, आप सोच करके काम करते हो। लेकिन अब मसला ये है कि आप 20 से ज़्यादा हो गए हो और लॉस और पार्टनरशिप करना बाद में पढ़ेंगे, वो ये कहता है कि 20 से ज़्यादा पार्टनर हो ही नहीं सकते, तो मजबूरन आप अपने सारी टर्म एंड कंडीशन पार्टनरशिप वाली रखनी है, लायबिलिटी भी अनलिमिटेड रखनी है, तरीके भी वही रखने हैं, लेकिन हद ज़्यादा हो रहे हैं तो मजबूरन आपको पार्टनरशिप से निकल के कंपनी बनानी पड़ेगी, और कौन सी बनाओगे फिर अगर आपको लायबिलिटी अनलिमिटेड रखनी है तो अनलिमिटेड, ठीक है। उसके बाद हमने नया कॉन्सेप्ट दिया है, इसके साथ ही पैरेलल में कॉन्सेप्ट चल रहा होता है प्राइवेट लिमिटेड का, प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक। और मैंने यहाँ लिखा था कि मेरा आपने समझ आया, ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ आ गई ना, ये बेहद आसान पेपर है, इतना आसान पेपर है कि आप एक बार पढ़ो और जाकर पेपर में बैठो तो आपको इंग्लिश कितनी आती है मुनासिब चीज ये पास हो जाए। ये आप ट्रस्ट रखते हैं, कॉन्फिडेंस रखते हैं, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, किताब में से फासला बिल्कुल
उससे ज़्यादा है जितना कैप लेवल की एक्सपेक्टेशन। अभी इवन जो एडवांस कॉर्पोरेट लॉ आएगा आगे दोबारा आएगा सीए फाइनल में, वहाँ आपकी बेस माशाल्लाह इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कॉन्सेप्ट की वजह से कि वहाँ पे एडवांस लेवल है वो भी आप कवर कर रहे हो इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं होते, ठीक है, पेपर आपका निकल जाएगा। अच्छा जी, अब है जनाब मैंने कहा था लिमिटेड बाय शेयर, मैं मुझे ब्रीफ कर रहा हूँ जब आपको पता है सारा हर चीज़ का। लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड, ठीक हो गया। लिमिटेड बाय शेयर में मैंने क्या कहा था, शेयर कैपिटल होता है, आप शेयर खरीदते हैं तो जितने पैसे देते हैं आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। अब एक चीज़ मैं साथ साथ ऐड करता जाऊँगा, वो बाद में आपको भी काम आएगी, ये यूज होगी। लिमिटेड बाय गारंटी में हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। फर्क क्या है, हैविंग शेयर कैपिटल में गारंटी भी आप देते हैं प्लस वो शेयर भी आप देते हैं, मतलब ये मिक्स है, इसमें सिर्फ शेयर है, उसमें गारंटी भी है और शेयर भी है। मतलब ऐसी कहा अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या कोई काम करना चाह रहे हैं जिसमें आपको लगता नहीं है कि अपना पैसा भी लगाना चाहिए तो आप हैविंग शेयर कैपिटल बनाएं। लेकिन अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं या कोई ऐसा काम जिसमें पैसा किसी और ने देना है तो हम नॉट हैविंग शेयर कैपिटल बना लें। यहाँ हमारे को इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इसमें आपको मिसाल भी दूंगा ताकि आपको बात समझ आए, ठीक है। अच्छा और अनलिमिटेड तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा जी, शेयर कैपिटल में एक चीज़ है, फर्ज करें कि एक बंदे ने अली ने 5000 शेयर खरीदे, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10, तो उसे कितने रुपए देने हैं, 50,000 रुपये देगा शेयर खरीदने के लिए। अगर ज़रा से भी बात समझना है तो पूछ लेना है सर 50 कैसे करना है, अगर समझ आ जाए तो मैं बोलता जाऊँगा 50,000 रुपये देगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने समझना है जो मैं बोल रहा था। कंपनी कह सकती है कि ठीक है अभी मैंने आपसे 50,000 देने हैं, मैंने आपको 5,000 शेयर दे दिए हैं, लेकिन सारे पैसे मुझे अभी ना दो। लेने वाला क्या है, जिसने देने हैं वो तो मांग सकता है ना, ठीक है, देने वाले ने तो मर्जी नहीं चलानी, देने वाले ने मर्जी चलानी कि मेरे पैसे दो मुझे। तो कंपनी कहती है कि अभी मुझे इतनी जरूरत नहीं है और पैसा करो 50 ना हो तो 20 ना दे। अभी मुझे एग्रीमेंट क्या हुआ है 10 रुपये के साथ में एग्रीमेंट हुआ है, तुमने देने 50 ही है, ये एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन कंपनी खुद कह रही है कि मुझे 50 ना हो मुझे 30 दे दो, तो 20 का मैं लूँगी जो मुझे जरूरत हो। अब कंपनी 30 अगर ले लेती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे मांग सकती है उससे मजीद, 20 मांग सकती है, 20 से ज़्यादा नहीं मांग सकती, एग्रीमेंट 50 का होगा। जब कंपनी 50 के शेयर से 30 मांग रही है तो उसने शेयर की पूरी वैल्यू तो नहीं दी, उसने पूरी वैल्यू पे नहीं की जिसने शेयर खरीदे हैं। अगर ऐसा सूरत हाल है तो ये कहते हैं पार्शियली पेड शेयर्स, पार्शियली पेड शेयर, ऐसे शेयर जिनकी अभी पार्शियल पेमेंट हुई है, ऐसे शेयर जिनकी पार्शियल पेमेंट हुई है। लेकिन अगर उसने पूरे 50 ही दे दी है, आपने 50 वाला उसने दे दी, इन्हें क्या नाम दो, जैसे उसे कह रहा हूँ पार्शियली पेड शेयर, उसने पूरे पैसे दे दिए तो क्या नाम दो, फुली पेड शेयर्स, ठीक है, फुली पेड शेयर्स, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है। एक बंदे को आपने 50,000 के शेयर दिए और आपने खुद आपने कहा कि मुझे भी 30 दे दो, 20 जब जरूरत होगी मैं मांगूंगी फिर तुम दे देना, तो उसने 30 या पार्शियली पेड शेयर है। इस बंदे की लायबिलिटी इस पर कितनी है, जब कंपनी वाइंड अप होगी, अगर कंपनी उसको पैसे मांगती है या उससे पहले भी मांगती है तो मैक्सिमम कितने मांग सकती है, पूरे 50 के 20, उसने 30 दे दिया। अब अगर फ्यूचर में कंपनी पैसे मांगेगी भी, अभी मांगे, कल मांगे, परसों मांगे, या वाइंड अप हो रही तो जरूरत पड़ गई, बंद हो रही है, फ्लॉप हो गई, तो कितने मांग सकती है, 20 ही मांग सकती है ना। तो इस बंदे की लायबिलिटी कितनी है, 50 के 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी लायबिलिटी है 20। जिस बंदे से ने आज लिए हैं 5,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 50,000 बनते हैं, कंपनी ने सारे पैसे उससे आज ही ले लिए और कंपनी चल रही है, उस बंदे की लायबिलिटी कितनी है, 0, उसके लिए कोई लायबिलिटी नहीं है। तो फिर लायबिलिटी को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ, लायबिलिटी ऑफ द ओनर या लायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर इज लिमिटेड अप टू व्हाट अमाउंट, अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर। कौन सी वैल्यू, शेयर वैल्यू तो 10 रुपये है, कौन सी वैल्यू जो अभी तक पे नहीं की, अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये वर्ड याद रखना है। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है 10,
उसने कितने दी है 10, तो उसकी लायबिलिटी कितनी है 0, क्योंकि उसने सारी वैल्यू पे कर दी है। अगर वैल्यू है 10 और उसने की दी है 30 दी है, मतलब 7 रुपए दिए से, तो पर शेयर उसकी लायबिलिटी कितनी है 3 रुपए। तो 3 रुपए क्या है अनपेड है, जो वैल्यू अभी तक पे नहीं हुई। तो ये फिक्रा याद रखना है कि लायबिलिटी ऑफ द मेंबर जो मैं बार बार यूज करूंगा ऑफ द इन्वेस्टर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। ये फिक्रा याद रखना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि कहां तक लायबिलिटी है। जितनी वैल्यू नहीं थी तो जिस बंदे ने पूरी वैल्यू शुरू में ही दे दी तो उसकी लायबिलिटी क्या है 0, उससे तो कंपनी कुछ नहीं मांग सकेगी कभी भी। ये याद रहेगा, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स या लायबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर इज लिमिटेड अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। ये अनपेड का वर्ड ज़हन में बिठा, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, पाकिस्तान में पार्शली कवर्ड शेयर अलाउ नहीं है, बस एक ही बात, लेकिन हमने एहतियातन ये ऑप्शन अपने लॉ में रखी हुई है कि अगर अलाउ किए भी तो जा सकते हैं ना, वो तो लॉ की मर्जी है, गवर्नमेंट की मर्जी है। अगर हमें लगा कि नहीं यार ये ऑप्शन हमें अलाउ कर देनी चाहिए, इसे जिंदा कर देना है, हम कर लेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में बाय लॉ पार्शली पेड शेयर आर नॉट अलाउड। पाकिस्तान का लॉ है कि जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करेगी तो हमेशा फुली पेड शेयर इशू। क्या क्या मतलब कॉन्सेप्ट, कंपनी का कॉन्सेप्ट के कंपनी की रजिस्ट्रेशन कंपनी से बेटा ग्लोबल हो सकता है। ग्लोबल अगर एक्ट होगा तो कौन बनाएगा, कौन सा मुल्क बनाएगा, अमेरिका बनाएगा। हमारा हम बनाएंगे तो अमेरिका हमारा लॉ मान लेगा कि पाकिस्तान लॉ बनाया कंपनी तो हम भी मान लेंगे, कभी नहीं मानेंगे, तो अपने हालात में मुताबिक चलेगा। अमेरिका बनाएगा तो हम मान लेंगे, फिर हम तो अमेरिका की स्टेट हो गए या अमेरिका के नीचे हो गए कि जो कहेगा मान लेंगे चलो हम नीचे हैं अमेरिका के। बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, ताल्लुकात होते हैं स्टेट के, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका में डिक्टेट करें। हर मुल्क के अपने लॉज हैं, हर मुल्क के अपने लॉज हैं, हर मुल्क अपने हिसाब से चलता है। लेकिन ये और बात है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, अमेरिकन कंपनी ने पाकिस्तान में काम करना है, पाकिस्तान कंपनी ने अमेरिका में, अगर हमने लॉ बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दी है और बड़े डिफरेंट कर दिए तो लोगों का बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा स्टेट्स का। तो इसमें तो हमारी कोशिश होती है कि लॉ तो अपना बनाएंगे, लेकिन इसे एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज करें कि जो अमेरिकन लॉ कहता है तकरीबन वही हमारे लॉ में हो। अगर डिफरेंस भी है तो उसके अंदर कोई ना कोई हल मौजूद हो कि अमेरिकन कंपनी पाकिस्तान आएगी तो चीज़ें थोड़ी एडिशनल करेगी तो मानते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बाकी क्वेश्चन तो अच्छा है, तो हमारा अपना है, हमारा है कंपनीज एक्ट 2017, अमेरिका का अपना होगा, इंडिया का अपना होगा, हर मुल्क का अपना। अब अगला सवाल चाचे बहुत अच्छा सवाल है, तो मैं वो आपको निकालता हूँ एक क्वेश्चन ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वो सवाल ये है कि एक कंपनी अमेरिका में रजिस्टर हुई है, अमेरिका के लॉ के तहत, अमेरिका के लॉ से मान रहे हैं, वो कंपनी पाकिस्तान आ जाती है बिजनेस करने में, तो क्या पाकिस्तान के लॉ में दोबारा रजिस्टर्ड होगी? हम तो अमेरिका के लॉ को नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि हमारा लॉ फॉलो होना चाहिए, तो क्या वो पाकिस्तान के लॉ में दोबारा रजिस्टर्ड होगी? हमारे लॉ में लिखा है कि कोई कंपनी किसी भी कंपनी लॉ के तहत दुनिया में कहीं भी रजिस्टर्ड हो, वो जब पाकिस्तान आएगी तो वो कंपनी ही कंसिडर होगी, उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, लेकिन हमारा लॉ ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई